नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषय में पढ़ लिया है। अब हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बल के बारे में बताया तथा साथ ही साथ न्यूटन के जो गति विषयक 3 नियम है उसके विषय में मैंने आपको समझाया। आज का जो हमारा अगला चैप्टर है उसके विषय हम पढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अच्छा टॉपिक है फिजिक्स के नजरिए से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से भी क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। गुरुत्वाकर्षण, कर्षण मतलब होता है खींचना किसी चीज को, ठीक है। कर्षण मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना, ये क्या होता है? कर्षण। और गुरुत्व मतलब गुरुत्व के कारण। अब ये गुरुत्व क्या है? गुरुत्व मतलब एक बल, ठीक है। अब किसके कारण बल और कैसा बल हम आगे समझेंगे। एक बल के कारण किसी चीज को खींचना ही क्या होता है? गुरुत्व होता है। और अगर ये काम या ये जो बल है किसके किसके बीच लगता है, हमको ये पता चल जाए तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का थीम निकल जाएगा, ठीक है। बात बहुत पुरानी है। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। एक बार वो बागीचे में बैठे थे, उनके सर पे सेब गिरा, फट से गिरा। अब देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बहुत लेजेंड होता है, जो बहुत महान व्यक्ति होता है, वही तो सोच पाता है। जैसे अभी हो सकता हो कोई ऐसा सोच ले कि हम हवा से खाना बना देंगे। कोई कभी सोच सकता है क्या? कभी आप किसी ने सोचा था कि जिस करंट से आदमी छूने से 2 मिनट में मर जाता है, उससे ये लाइट चल रही है, उससे फैन चल रहा है? कभी कोई सोच नहीं सकता। तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल इन यूनिवर्स। तो जब उनके सर पे सेब गिरा तो उनके दिमाग बात आई, यार ये सेब सर पे गिरा ही क्यों? ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे ही क्यों आया? तो आप बताइए, क्या इसके पहले उन्होंने ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी? हो सकता है वो मुंह केवल खुद हराम से गिरे हो, लेकिन वही होता है ना, एट दैट मोमेंट जब माइंड क्लिक कर जाए। तो वो कुछ सोच रहे थे, जब सेब गिरा धड़ाम से, उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? टूटने के बाद में ऊपर जा सकता था ना, क्यों नीचे गिरा? क्या ऐसा कारण है नीचे गिरा? तो इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी कि हम इसको खोज के निकालेंगे ये है क्या, ठीक है। और अंततः उन्होंने इस पे सफलता भी पाई और उन्होंने ये देखा, उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक बल होता है, पृथ्वी में एक बल होता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो सभी वस्तुओं को या सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। क्या बात हो गई? हाँ, सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि भाई ये जो गुरुत्वाकर्षण है या जो गुरुत्वाकर्षण बल है या जो ग्रेविटी है, एक ऐसा बल है पृथ्वी का एक ऐसा बल है जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अगर ये चीज है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, ये चीज है इसको छोड़ेंगे ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि नीचे आ जाएगी, ये नीचे खींच लेता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अब देखिए, चलो भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की तो इन्होंने बता दिया कि क्या होता है। अब हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये सार्वत्रिक नियम क्या है? सार्वत्रिक मतलब ऐसा नियम जो हर जगह लागू हो। हर जगह मतलब पृथ्वी पर, आसमान में, स्पेस में, ब्लैक होल में, हर जगह जो नियम लागू हो उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक नियम। न्यूटन के बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया, अगर मान लीजिए न्यूटन ने भी बताया कि अगर दो, मान लीजिए ये बहुत बड़े बड़े पिंड हैं ए और बी, दो
बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, या मान लीजिए इसमें से एक क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, और एक बहुत बड़ा सा पिंड है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच की दूरी है, चाहे उसको आप d भी मान सकते हो, चाहे r भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बाद में ये प्रूफ किया गया, ये बताया गया न्यूटन के द्वारा कि दो, मान लीजिए एक पिंड बहुत दूर है और पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी d है, ठीक है, या r है, r भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो मान लो, कहीं d माना है, कहीं r माना है, चलिए हम d मान के चलते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया इनके बीच जो बल लगता है, बल, ये बल समानुपाती होता है किसके, दोनों के मास के गुणनफल के, क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती आप कह सकते हैं, या अनुपाती होता है, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को जब हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो मोटा मोटा हमारा ये आ जाएगा m/d²। आप खुद देखिए ना भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या समानुपाती नियतांक है, समानुपाती, सॉरी, मतलब समानुपाती का निशान है। इसको जब हमने मिला दिया तो F इक्वल टू ये भी था और F इक्वल टू ये भी था, तो मोटा मोटा हमारा हो गया F प्रोपोर्शनल टू m/d²। जब इसको हटाते हैं हम तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं, हमने लिखा यहां पे m/d², और यही क्या है, ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसके बराबर होता है, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये रूल हर जगह लगता है। मान लीजिए दो पिंड ये हैं, इनमें मास m1 और m2 है, बीच की दूरी r है, तो जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, Gm1m2 अपॉन r², ठीक है। क्या लगेगा, Gm1m2 अपॉन r²। दो पिंडों के मध्य, अब ये दो पिंड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब चंद्रमा हो सकता है, एक बहुत बड़ा पथरा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, मतलब दो पिंडों के बीच, पिंड छोड़िए, दो कणों के बीच, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो दो कणों के बीच या दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। कर्षक नहीं, कर्षण, पता नहीं क्या लिख देते हैं, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ठीक है। यहां पे जो ये G आया है, ये, या आप कह सकते हैं ये, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए F बराबर क्या होता है, Gm1m2/d²। इसका कैंची गुणा करिए, F/d² बराबर Gm, ठीक है, मतलब ये कैपिटल में स्मॉल m, या G बराबर क्या आएगा हमारा, F/d²mm, ठीक है। इस G को हम कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपसे खूब पूछता है क्या होता है, कैसा होता है, तो आप बताएंगे कैपिटल G जो है वो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो ये दर्शाता है कि दो पिंडों के मध्य कैसा बल लगता है, उसके विषय में ये बताता है।
इसके मात्रक के बारे में बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर, और एम यानी कि केजी यानी कि मोटा मोटा कहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ये किसका मात्रक होता है या किसकी यूनिट होती है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। हेनरी, देखिए हेनरी कैवेनिस ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया और बताया 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.67 यानी कि 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है 6.67 10 के पावर -11। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, चूंकि यहां पे डी स्क्वायर आया है, मतलब एक तरह से देखें तो आप दूरी का वर्ग आया है, और दूरी क्या है? नीचे है, इसलिए इसे व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये नियम प्रतिपादित हुआ, अब देखिए साइंटिस्टों में होड़ लग गई। होड़ क्या लग गई? तुरंत देखिए, इस नियम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब ये नियम खोज हो गया कि भाई दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है या दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? F = G, मान लीजिए मास m1 m2 और डिस्टेंस मान लीजिए है d स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस केस में मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी और पिंड है, मान लीजिए पृथ्वी और पिंड है, तो ये बल हो जाता है G, पृथ्वी का मास me, पिंड का मास m, और बीच की डिस्टेंस जो होती है re, पृथ्वी की त्रिज्या re, तो ये फोर्स ये हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी है, अभी देखिए अगर ये पृथ्वी इसको खींच रही है तो ये और जमीन के बीच की जो दूरी होती है, जो फोर्स लगेगा उसी के स्क्वायर होगा, मतलब ये पृथ्वी इसको खींच लेगी। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? लोगों ने कहा अच्छा बड़ा शेर बन रहे हैं आप, अगर ये पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी तरफ तो ये भी तो खींचेगा, है? ये भी तो खींचेगा भाई। नियम तो यही है कि अगर वो खींच रहा है तो ये भी खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जो कमजोर पड़ेगा वही खिंचाएगा। तो इसमें पृथ्वी बहुत भारी है, जैसे हम लोग का वेट, हम लोगों को भी पृथ्वी खींची है, इसी वजह से हम लोग पृथ्वी से चिपके हुए हैं। अगर सपोज कीजिए अगर आप इतने ही बलवान हैं तो जब पेड़ पे चढ़ते हैं कूदिए, क्यों पृथ्वी पे गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी खींच रही है, आपको खींच रही है। तो ये जो परिघटना है इसके विषय में जब सवालात किया गया कि अच्छा अगर दो पिंड खींचते हैं तो कभी भी, जैसे मान लीजिए ये पिंड है, ये ऐसे हमने छोड़ा, ये पृथ्वी की तरफ आ गया, तो जब ये पृथ्वी की तरफ जा रहा है हमको दिख रहा है, तो पृथ्वी इसकी तरफ क्यों नहीं आती हुई दिख रही है? वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, वहां तक हमारी दृष्टि पहुंचेगी ही नहीं, और वो इतनी तेजी से इसको खींच रही है कि इसका बल उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के विषय में बात हो गई। हम बता रहे थे कि जैसे ही इस नियम की खोज हुई, अब लोगों में होड़ लग गई। हुआ क्या कि कॉपरनिकस, ध्यान रखिएगा इनका नाम, कॉपरनिकस ने खोज कर दी किसकी? सौर मंडल की। किसकी खोज कर दी? सौर मंडल की। कॉपरनिकस ने जैसे ही सौर मंडल की खोज की तो इनके पीछे पीछे देख रहे थे कैपलर। कैपलर ने देखा अरे ये तो सौर मंडल में बहुत सारा पिंड है, ये सूरज है,
ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये बुध है, वरुण है, यम है, पता नहीं क्या फलान ढिमकाना, लाखों करोड़ों पत्थर जैसे बहुत बड़े बड़े पिंड है। तो ये जो न्यूटनवा दे के गया था, क्या यहां नियम लगता है? तो केपलर ने कहा हम कुछ नया करते हैं। केपलर ने कहा ऐसा है ना कि जो सौर मंडल में जो पिंड हैं, जो सौर मंडल में पिंड हैं, उसके विषय में इन्होंने अपना नियम दे दिया। 3 नियम इन्होंने दिया। पहला नियम इन्होंने दिया कि सौर मंडल में सूर्य जो है, सूर्य वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। किसमें? दीर्घवृत्ताकार, या मोटा मोटा समझ रहिएगा अंडाकार। इसमें 2 फोकस होता है और एक फोकस पर मान लीजिए यहां पे सन है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी, ठीक है। किसी एक फोकस पे सन होता है और ये जो कोई भी ग्रह है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये इन्होंने पहला नियम दिया, ठीक है। क्या नियम दिया? कि सौर मंडल की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पिंड या पृथ्वी या चंद्रमा कोई ले लीजिए, वो सूर्य के चक्कर लगाता है, या पृथ्वी ही मान लीजिए चक्कर लगाती है, और सूर्य जो है दोनों में से किसी एक फोकस पे रहता है। दूसरा नियम इन्होंने दिया कि ये जो पृथ्वी, जैसे मान लीजिए यहां से यहां गई या यहां से यहां गई, तो ये जो एरिया की वैल्यू है इस एरिया के वैल्यू के बराबर होती है। यानी कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी ही तय करती है, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है। किसने बताया? केपलर ने। तीसरा नियम इन्होंने दिया कि पृथ्वी के एक चक्कर का समय जो होता है या आवर्तकाल के समय का स्क्वायर जो होता है, पृथ्वी और उसके बीच की दूरी के क्यूब के बराबर होता है या तृतीय घात के बराबर होता है, ठीक है। केपलर ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने बताया कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य वहीं स्थित रहता है। पहला नियम। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि विशेष समय में या इक्वल समय में जितना एरिया वो तय करती है, अगले भी समय में उतना ही एरिया तय करती है। दूसरा नियम था। तीसरा नियम उन्होंने बताया कि जो टाइम पीरियड है या चक्कर का जो समय आवर्तकाल है, उसका स्क्वायर दो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का घन का या क्यूब का बराबर होता है या क्यूब का समानुपाती होता है, ठीक है। वैसे समानुपाती लिख लीजिए, बेटर रहेगा, बराबर नहीं, ठीक है। क्या होता है? समानुपाती। ये नियम किसने दिया? ये नियम दिया था किसने भैया? केपलर ने। तो फिर न्यूटन के समर्थकों ने कहा तो आपने कौन सा तीर मार लिया? यहां जो पिंड है और जो सूर्य है, यहां भी ये रूल लगता है। कौन सा रूल? ये वाला रूल यहां भी अप्लाई आपका होता है। हो गई कहानी खत्म। यानी कि केपलर सोचे थे कि हम महान बनेंगे, जबकि इनके सिद्धांत की वजह से न्यूटन का सिद्धांत और मजबूत हो गया और लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसको स्पेस तक मान्यता मिलने लगी। जैसे ही ग्रहों की खोज हुई, उनके बीच भी देखा जाने लगा कि 2 पिंड जो होते हैं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जुड़े होते हैं। और इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला गया या ये कहा गया कि पृथ्वी के पास एक बल है जो चीजों को या दूसरे वस्तुओं को, अपने दूसरे पिंडों को अपनी तरफ खींचती है। उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी नियम से यह भी प्रूफ हो गया कि सूर्य और ग्रहों के बीच जो गति होती है, यानी कि सूर्य और ग्रह के बीच जो गति होती है, जो लगातार चक्करबाजी होती रहती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाती है, तो इन दोनों के बीच जो बल होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। क्लियर हुआ?
इसके बाद में एक और चीज आती है एग्जाम में, ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा मतलब क्या होता है, जब सूर्य या चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पृथ्वी इतनी भारी है खींच नहीं पाते। तो अब बताइए, जब पृथ्वी इतनी भारी है, बात को समझिएगा, देखिए पॉइंट समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए अब मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है पृथ्वी, और चंद्रमा इसको अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा का भार बहुत ज्यादा है तो पृथ्वी खींच नहीं पाएगी। अब जब पृथ्वी को चांद खींचता है तो पृथ्वी इतनी भारी है वो भी नहीं खींच पाएगी। लेकिन पृथ्वी पर 70% पानी है, कहां, समुद्र में, और इसी पानी को खींचने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और उन लहरों को हम कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा, क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। अब आप कहेंगे कि अच्छा, ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन बहुत ऊंचा होता है, बहुत लंबी लंबी लहरें, ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो जब दूरी कम होगी तो और बल से खींचने का प्रयास करता है चांद, इसीलिए ज्वार भाटा की लहरें ऊपर उठती हैं और पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक रहती हैं। ठीक है, ये था कुछ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का कुछ उपयोग, या आप कह सकते हैं कि दैनिक लाइफ में हम जो देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम जमीन पे चल पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये पेन इस पे चल रही है। अभी हम ऐसे लिखेंगे ना तो कुछ देर बाद स्याही उसकी इधर खींच जाएगी नीचे की तरफ, और ये मार्कर चलना बंद हो जाएगा, पेन चलना बंद हो जाएगा। अगर इसको आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो अपने पेन से ऐसे लिख रहे हैं, बस 2 मिनट ऐसे करके लिखिए, पेन आपका बंद हो जाएगा। तो ये है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रभाव, या कह सकते हैं आपकी गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, बात हो गई, चलिए अब मान लीजिए कोई चीज है, जैसे उसको हम ऐसे जहाज से उड़ते हुए जा रहे हैं, इस मार्कर को हमारे हमने छोड़ दिया फ्री, इस मार्कर पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ये मार्कर आराम से अपना गिरेगा पृथ्वी की तरफ धम्म से। ठीक है, पृथ्वी की तरफ धम्म से गिर जाएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप छत पे गए, कहां गए, छत पे, आपने छत पे से मान लीजिए आप छत पे गए, छत पे से आपने क्या किया, एक पंख गिराया, क्या गिराया, पंख, और एक गेंद गिराई, गेंद। पंख एकदम आराम से उड़ता तब नीचे आएगा और गेंद धड़ाक से नीचे आ जाएगी। अब आप कहेंगे अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो आराम से आ रहा है और ये धड़ाक से नीचे आ गया, क्योंकि हमने भी इसको आराम से छोड़ा था, उसको भी आराम से छोड़ा था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए ये बात है मुक्त पतन। मुक्त पतन मतलब फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग। देखिए, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई रुपया पैसा, कोई सिक्का, ईंटा पत्थरा, जब उसको हम फ्री, एकदम फ्री फॉल छोड़ते हैं, उस पर कोई फोर्स नहीं है, हमने उसको ना धक्का दिया है ना ऊपर फेंका, कुछ नहीं, केवल हमने उसको छोड़ दिया ऐसे, फ्री फॉल। जब फ्री फॉल होता है तब उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जब इस वस्तु पे ये बल यहां तो पता नहीं चलता, लेकिन इस गेंद पे पता चलता है, और ये जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ही तेजी से नीचे आता है और सट से लगता है। अर्थात हमें ये तो समझ में आ गया यार, जब ये ऊपर से गिरता है तो इसके वेग की दिशा तो नहीं बदलती, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेग की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वेग चेंज होता जा रहा है। और जब वेग परिवर्तन आता है तो वहीं आता है त्वरण, वहीं आता है त्वरण। तो
इस त्वरण को या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु पे जो त्वरण लगता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब ध्यान से समझिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए भाई, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो फोर्स लगेगा एम जी, जी है हमारा क्या? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे एम ए होता है, ए फॉर त्वरण, यहां एम जी है, जी फॉर क्या? जी फॉर त्वरण। अब हमने ये पढ़ा है कि पृथ्वी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पे ये ऑब्जेक्ट गिर रहा था फ्री से, तो जब इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो फोर्स लगता है वो एम जी लगता है। एम से कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है। गुरुत्वीय त्वरण की यूनिट की बात करें तो यूनिट हमेशा सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण की जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो अर्थ पे इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, बात करें चंद्रमा पे, देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करें चांद पर, तो चांद पे जी की वैल्यू कितनी होती है? जी बाई 6, यानी कि जो यहां पे वैल्यू है 9.8, वहां पर होगा 9.8 डिवाइड बाई कितना? 6। ठीक है, 9.8 डिवाइड बाई कितना होगा? 6। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो 1.3 के 3 नहीं 1.6 के आसपास वहां पे जी की वैल्यू होती है, यानी कि लगभग 9 गुना ज्यादा। 9.8 यहां होता है और 1.6 वहां होता है, 6 गुने का अंतर लगभग रहता है। ठीक है, इसमें आपको सवाल पूछता है, जैसे सवाल पूछेगा पृथ्वी पर जी का मान, मान लीजिए पूछ लिया पृथ्वी पर जी का मान 144 है, तो चांद पर कितना होगा? तो चांद पे होता है जी बटे 6, जी की वैल्यू 144 बटे 6, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, कितना होगा? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल को समझिएगा, अगर कहा कि पृथ्वी पर जी का मान ये है, चांद पे बताइए, तो चांद छोटा है तो भाग दे देंगे। अब अगर मान लीजिए कभी आपसे कहा कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण का मान चांद पर कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर बताइए, एक बात बताइए, चांद पे 6 है तो पृथ्वी पर 6 गुने ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36, है ना भाई। जो पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 कहां होता है? चांद पर। और जो चांद पे होता है उसका 6 गुना कहां होता है? पृथ्वी पर। कंफ्यूज हो गया? कोई बात नहीं। देखिए हमने क्या कहा? चांद पे दिया है कितना? 6। हमने ये पढ़ा है कि पृथ्वी पर, या छोड़िए, चांद पर जो जी का मान होता है वो जी बटे 6 होता है। किसका? ये पृथ्वी का। तो हमें अब पृथ्वी का निकालना है, चांद का दिया है तो 6 यहां रख दीजिए, जी बाई 6, 6 छक्के 36 आ गया ना। जी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है, तो इस प्रकार आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं और देखते हैं कि आगे के हमारे प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, देखिए जब ये पूरी खोज हो गई, गुरुत्वाकर्षण नियम को भी आपने देख लिया, गुरुत्वीय त्वरण को भी आपने देख लिया। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ये पृथ्वी के केंद्र पे लगभग 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है और जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे जी का मान बढ़ता चला जाता है और ध्रुवों पे कितना होता है? लगभग
9.8 सबसे मैक्सिमम वैल्यू ध्रुवों पे, नहीं सॉरी, ध्रुवों पे लगभग 12-13 के आसपास हो जाता है, लेकिन जब पूरा एवरेज निकालते हैं तो कितना होता है 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी जी की। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। उनका पहला नियम था v बराबर u प्लस ए टी। उनका दूसरा नियम था s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उनका तीसरा नियम था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे अगर आप नोटिस करें तो a फॉर क्या है, एक्सेलरेशन, या मोटा मोटा कहें तो त्वरण है। क्या है, त्वरण। ठीक है, लेकिन जब g की परिकल्पना जब संज्ञान में आया, g की परिकल्पना, तो न्यूटन ने कहा कि इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, यानी कि बस केवल a की जगह पे हमने g रख दिया। ये तब है जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हो रही है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे की तरफ, तो जब कोई पिंड नीचे की तरफ गति करता है तब ये रूल लगता है। ठीक है, और जब कोई पिंड ऊपर की तरफ गति करता है तो बस यही माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। इसलिए माइनस लगा दीजिए क्योंकि अब इस केस में g की वैल्यू क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखें। देखिए, जब पिंड नीचे आएगा तो g का मान लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन जब पिंड ऊपर जाएगा तो g का मान घटता जाएगा। इसलिए जब हम किसी स्वतंत्र पिंड को छोड़ते हैं, यानी कि नीचे की ओर गति करते हुए कण के लिए ये तीनों समीकरण, ऊपर की ओर गति करते हुए कण के लिए ये समीकरण। ठीक है, अच्छा, तो यहां कब प्लस माइनस होगा, सिंपल वही केस, जब गति त्वरण की दिशा में होगी तो प्लस, और जब त्वरण की विपरीत दिशा में होगी तो माइनस। सेम यहां भी था, त्वरण इधर था तो g प्लस, त्वरण के विपरीत हो गया तो माइनस। ठीक है, ये तीनों नियम आपके किसके थे, न्यूटन के। क्लियर, चलिए देखिए, बेसिक चीजें हैं, आराम से पढ़ते हुए चलिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस को प्रॉब्लम ना हो। और तो दोस्तों, आज की वीडियो में गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक जो था यहीं तक, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिसकी हो सकता है उनका विज्ञान कमजोर हो तो मजबूत करने के लिए बेसिक उनको आधार मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। धन्यवाद।